अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों के साथ इस भाई का तजर्बा शेयर किया जाएगा स्लाटर हाउस के हवाले से कि स्लाटर हाउस में इस भाई को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा है और वहां पे कौन कौन सी मुश्किलात भाइयों को इस भाई को पेश आई हैं। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो मुनाफा बख्श भी होती रहे और आसान भी होती रहे। तो भाई के पास जाएंगे, मुकम्मल मालूमात लेंगे स्लाटर हाउस के मसाइल के हवाले से। उसके अलावा मैं भाई से सरसरी सा इस शेड के हवाले से भी मालूमात लूँगा कि ये इन्होंने इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इस पर कितना ख़र्चा आया है। तो भाई के पास चलते हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, एक तो अपना नाम बता दें और दूसरा ये बता दें जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये लोकेशन कौन सी है? उमैर अब्दुल्ला नाम है जी मेरा, और हम इस जगह पे बैठे हैं चित्रोड़ 124 ज़िला सरगोदा में। अपने फार्म का ज़रा नाम भी बता दें। सरगो लाइफ स्टॉक फार्म है जी हमारा। सरगो लाइफ स्टॉक फार्म। अच्छा भाईजान, पहले तो मुझे ये बताएं, आपको ये बछड़ा फार्मिंग का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा हो गया। तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा हो गया। ये जो शेड आपने बनाया है ये कितने रकबे पर वाक़ है? ये जो इसकी बाउंड्री वाल है पूरे 1 एकड़ में है। उसके बाद ये लेबर रूम और स्टोर रूम वो जो हैं वो 1 एकड़ से बाहर हैं। मतलब ये जो बाउंड्री वाल है ये 1 एकड़ में है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो शेड आपने बनाया है इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है? मैं शेड की बात कर रहा हूँ। ये लंबाई इसकी 100 फुट है और चौड़ाई इसकी तकरीबन है 50 फुट। चौड़ाई 50 फुट, लंबाई 100 फुट और इसकी हाइट कितनी है? हाइट जो पिछली साइड से है वो तकरीबन 10 से 12 फुट है, और ये जो दरमियान में जहाँ हम बैठे हैं ये तकरीबन 20 से 24 फुट तक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने छत डाली हुई है ये लोहे की नहीं है? हाँ जी। ये कोई और चीज़ आप बता रहे हैं, वो ज़रा भाइयों से शेयर करें। ये कौन सी चीज़ है और इसके फ़ायदे क्या हैं? ये शीट होती है जी, सीमेंट फाइबर मिक्स शीट इसको कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये गर्मियों में ना ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों में ना ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो ये मॉडरेट रखती है, इसका ये फ़ायदा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो शेड जिसकी लंबाई 100 फीट है और चौड़ाई 50 फीट है, इसके ऊपर आपका कितना ख़र्चा आया है? ये तकरीबन इस पे आया है जी 15 से 20 लाख रुपया, सिर्फ शेड का। जो पीछे बाउंड्री वाल है, जो नीचे वाला काम है वो इसके अलावा है। अच्छा 15 से 20 लाख रुपए आपका ख़र्चा आया है सिर्फ शेड का। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा, मुकम्मल आपका ख़र्चा लेबर रूम डाल के, हर चीज़ डाल के इस फार्म पे आपका कितना ख़र्चा आया? तकरीबन 40 से 50 लाख बन गया था हमारा टोटल ख़र्चा कंस्ट्रक्शन में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्लाटर हाउस के मसाइल के हवाले से। आपको 1.5 साल हो गए, आपका 1.5 साल के अंदर आप कितनी दफ़ा स्लाटर हाउस में गए हैं? तकरीबन 5 से 7 दफ़ा हमने स्लैटरिंग करवाई है जानवरों की अपने। तो आपका जो स्लाटर हाउस का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? जब पहली दफ़ा आप गए वहाँ पर आपको कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी हुई या नहीं? जी पहली दफ़ा तो एज सच कोई नहीं इतनी मुश्किल पेश आई, लेकिन जैसे जैसे मतलब हमने दूसरी गाड़ी भेजी, फिर तीसरी भेजी, फिर चौथी भेजी, उसमें फिर साथ साथ मुश्किलात हमें आती गई। एक पेमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू था। मतलब 8-10 दिन का चेक दे के फिर उसको आप ले जाते हो पूरा 1 महीना, तो वो हमारा पूरा सर्कल जो है ना एक, वो उस वजह से रुक जाता था। अच्छा नहीं, चेक आपको 10 दिन का दिया जाता था और वो कैश जो है वो 1 महीने के बाद होता था। एक्चुअली कमिटमेंट नहीं थी ना। आप चेक अगर 10 तारीख का दे रहे हो तो 10 को आपको कैश होना चाहिए। वो 10 का कह के जी हमारी पेमेंट्स लेट हैं, आप 15 को करवा लीजिएगा, आप 20 को करवा लीजिएगा। एक तो ये पेमेंट का इशू, उसके बाद जानवर जो हैं वो टाइम पे स्लैटरिंग नहीं करने, कमिटमेंट करके कि जी हम संडे को आपके एनिमल स्लैटरिंग कर देंगे, वो संडे को फिर अगले संडे पे चले जाएं। उधर ज़ाहिर है फिर ना फीड प्रॉपर होती है तो जानवर वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाता है। वो दो जो ये मेन इशू थे ना हमें, पेमेंट का और जानवर टाइम पे स्लैटरिंग ना होने का, ये हमें आया। अच्छा भाई को एक तो पेमेंट का इशू आया, दूसरा ये इशू आया है कि उन्होंने कहा कि आप जानवर ले आएँ। तो जानवर जब ले गए हैं, उन्होंने संडे को बोला है तो संडे को जानवर ले गए हैं, लेकिन संडे को स्लॉटरिंग नहीं हुई, पूरा हफ्ता वहाँ पर जानवर खड़े रहें। तो स्लॉटर हाउस के अंदर जो माहौल होता है वो इस तरह का होता है, अगर 1 हफ्ता जानवर वहाँ पर खड़े रहें तो मैं ये समझता हूँ कि जानवर 2 से 3 हज़ार रुपये नुकसान कर जाता है, क्योंकि जो फार्म का जानवर होता है वो फार्म की खुराक पर लगा होता है, फार्म के माहौल में वो तैयार हुआ होता है। जब वो तैयार हो जाता है तो स्लॉटर हाउस में फार्म वाला माहौल नहीं मिलता, वहाँ पर फार्म वाली खुराक भी नहीं मिलती। तो जानवर जब पूरा हफ्ता
फार्म वाली खुराक से हट के फीडिंग करेगा तो वो ज़ाहिर बात है उसका जो है वज़न तो लूज़ होगा। जब वज़न लूज़ होगा तो वो डेफिनेटली फार्मर को नुकसान होगा। फैक्ट्री वाले ने तो गोश्त के पैसे देने हैं जितना गोश्त होगा। अच्छा नहीं, अगर उन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादती की तो आपने उनको कहा नहीं कि आपने मुझे संडे का टाइम दिया है तो आप अभी इनको स्लाटर करें, या उनका रवैया किस तरह का था? जी कहा है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे आपका माल फंसो फिर आप मजबूर होते हैं, ज़्यादा उनसे बात भी नहीं कर सकते, तो मजबूर थे इसलिए हमने माल भेजा हुआ था तो कटवाना था। तो ज़ाहिर है फिर उनका रवैया यही कि जी ठीक है कर लेते हैं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, परेशान ना हो, जिस तरह आपको पता है वो उन्होंने किया। तो मुझे ये बताइएगा, जो जानवर आपके पूरा हफ्ता फैक्ट्री के अंदर खड़े रहे, हाँ जी। उनका आपको महसूस हुआ कि इनकी तैयारी में कमी हो गई है, जानवर वज़न लूज़ कर गए हैं, जानवर डाउन हो गए हैं, या कि नहीं हुए थे? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था जानवरों में। ज़ाहिर है जो इधर फीड पे लगे हुए थे यकदम वो अगर ख़त्म हो जाए उनकी फीड तो उसमें मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। जो जानवर हमारे लेट स्लैटरिंग हुए थे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था हमें। सही बात है। अच्छा नहीं, ये तो हो गया, फ़र्क आपको काफ़ी पड़ा था। एक तो ये परेशानी होगी पेमेंट की, दूसरी परेशानी होगी स्लाटरिंग लेट हुई है, तीसरी ये परेशानी तो नहीं हुई कि आप 20 बछड़े लेके गए हैं तो उन्होंने कहा जी ये 5 बछड़े रिजेक्टेड हैं, ये नहीं जी, या कि ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। हमने उनको वीडियो भेजी, उसमें हमने बछड़े दिखाए कि ये बछड़े हैं, ये हम आपको भेजेंगे। पहले वो वीडियो भेजी, फिर हमने बछड़ों को बांध के वीडियो भेजी कि ये एक गाड़ी का माल है, बंधे हुए आप सारे देख लें, आगे से, पीछे से, साइड से। तो उन्होंने कहा ठीक है जी ओके आप भेज दें। तो तीसरे दिन उनकी कॉल आई कि जी कुछ बछड़े जो हैं वो आपके रिजेक्टेड हैं, वो हम नहीं कर रहे, तो वो आप वापस ले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी। ज़ाहिर है हम रेंट भर के उधर स्लाटर हाउस भेजा, एक तो जानवर लूज़ हो गया, वेट लूज़ कर गया, फिर उसका दोबारा रेंट भर के तो हम वापस तो नहीं ला सकते थे। तो ये भी परेशानी स्लाटर हाउस वाले जो हैं वो करते हैं। नहीं, जब उन्होंने कहा जी ये आपके बछड़े रिजेक्टेड हैं तो फिर आपने उनका क्या हल निकाला? नहीं, हमने तो फिर रिक्वेस्ट की कि हम वापस नहीं बुलवा सकते, आप उधर ही उनको स्लैटरिंग करें। तो फिर उन्होंने कर दिया, लेकिन बहुत लेट किया। उससे फिर ज़ाहिर है जो जानवर आपका 70 का जाना था वो आपका 50-55 पे चला गया, वो नुकसान हमें ही हुआ, उन्हें तो ज़ाहिर है नुकसान नहीं हुआ उस चीज़ का। अच्छा, आप समझते हैं कि हफ्ता जानवर अगर फैक्ट्री में रुक जाए तो जो 70 का जानवर वो 50, 55, 60 पे आ जाता है, 10,000 रुपये? ऑलमोस्ट काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तकरीबन मिनिमम 8, 10, 15 हज़ार इतना वो लूज़ कर जाता है। तो वहाँ पर आपके फार्म की खुराक तो नहीं थी, लेकिन पूरा हफ्ता वहाँ पर आप उनको खुराक क्या देते रहे? वो फैक्ट्री वाले देते रहे या आप अपनी जेब से देते रहें? नहीं, वो तो फैक्ट्री वाले ही देते रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि वो देते भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो इधर बैठा था, मेरी उनसे फ़ोन पे ही बात चल रही थी। लेकिन ये है कि तूड़ी और पानी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्लैटरिंग वाले कुछ और उनको सब्ज़ चारा वगैरह देते हैं। अगर देना भी हो तो वो प्राइवेट आपको उधर बंदा हो वो परचेज़ करके उनको दे दे। स्लैटरिंग वाले सिर्फ आपको तूड़ी और पानी देते हैं। तूड़ी और पानी के ऊपर आपके जानवर पूरा हफ्ता फार्म स्लाटर हाउस में खड़े रहे, तो आपने वहाँ पर अपना कोई बंदा नहीं छोड़ा हुआ था जो प्राइवेट सब्ज़ चारा ले और उनको डाले? जी, बंदा इसलिए नहीं छोड़ा था ना कि हमारा बंदा गया, जानवर उतार के आ गया, उन्होंने कहा कि जी कल आपके सारे जानवर स्लैटरिंग हो जाएंगे, आप बेशक अपना बंदा वापस बुलवा लें। तो इसलिए बंदा तो हमने वापस बुलवा लिया। फिर हफ्ता उन्होंने इस तरह डिले कर दिया कि उन्होंने कहा कि जी कल आपके जानवर ज़ब्ह हो जाएंगे, कल पे आए, फिर जी परसों हो जाएंगे, परसों फिर जी कल लाजमी हो जाएंगे। ये कल कल करते ज़ाहिर हमें भी फिर ये थोड़ा अजरा कि नहीं जी कल को या परसों जानवर ज़ब्ह हो जाएंगे, फिर बंदा ही नहीं भेजा। वो एक एक दिन करके पूरा उन्होंने हफ्ते से 8 दिन लगा दिया। तो आप क्या समझते हैं जो नए फार्मर इस फील्ड में आ रहे हैं या आ चुके हैं और उनको स्लाटर हाउसेस के मसाइल का नहीं पता, तो उनको क्या करना चाहिए? अपने फार्म पे माल बेचना चाहिए या स्लाटर हाउसेस में डील अगर करें तो वो किस तरह माल कान से डील करें कि हमें ये सहूलतें चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी, मैं भी बाकी स्लाटर हाउस वाले अच्छे चल रहे हो फार्मर के साथ, जिनसे हमारा राब्ता था उन्होंने हमारे साथ ये किया। बाकी कुछ स्लाटर हाउस वाले हो सकता है अच्छे चल रहे हो, पेमेंट्स की कमिटमेंट भी पूरी कर रहे हो, जानवर भी मतलब सही कर रहे हो। तो इशू है, इसको मतलब आपके चैनल के थ्रू भी आप पहुंचाएं स्लाटर हाउस वालों को भी कि अगर उन्होंने इसी तरह फार्मर्स के साथ किया तो फिर ये काम इतना ज़्यादा चलेगा नहीं। फिर ज़ाहिर हम प्रेफरेंस देंगे लोकल व्यापारियों को कि हम इधर ही माल दे दें, क्योंकि हमारा माल होता है 100-150 जानवर एट अ टाइम हमने स्लैटरिंग करवाना होता है। फिर लोकल भी अगर ना हुआ तो हमारे पास मेन सोर्स एक ही है स्लैटर हाउस, तो वो अगर ज़्यादा अरसा यही करते रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए और उनके लिए भी।
मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आइंदा जब भी आप स्लाटर हाउस में माल भेजें तो आप अपने वर्कर साथ ज़रूर भेजें। वहाँ पर जानवर एक दिन खड़े हों, 2 दिन खड़े हों, वहाँ पर आप प्रॉपर उनको सब्ज़ चारा दें। और जो वंडा आप अपने फार्म पर दे रहे होते हैं या जो खुराक आप अपने फार्म पर दे रहे होते हैं, कोशिश किया करें वो खुराक भी आप साथ ले जाएं, ताकि आपके जानवर की खुराक चेंज ना हो और आपका जानवर जो है वो वज़न कम ना करे। इस तरह काफ़ी हद तक जानवर को कवर करने में मदद मिलती है अगर आप अपने फार्म वाली खुराक ही ले जाएं स्लाटर हाउसेज़ में। तो स्लाटर हाउसेज़ के मालकान से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि हफ्ता जानवर नहीं हुए इनको पेमेंट का भी मसला हुआ, तो फार्मर का ख्याल किया करें, क्योंकि अगर फार्मर होंगे तो आपके जो स्लाटर हाउसेज़ हैं वो आबाद रहेंगे। अगर फार्मर का नुकसान होगा तो फिर स्लाटर हाउस भी आबाद नहीं रह सकते। तो इसलिए फार्मर का जो है वो फ़ायदा किया करें, फार्मर के साथ कोऑपरेट किया करें, तावन किया करें। अच्छा, मैं आखिर में फिर एक सवाल करना चाहूँगा, इसके अलावा कोई मुश्किल, कोई परेशानी आपको स्लाटर हाउस में आई हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कोई मुश्किल है। सिर्फ हमें पेमेंट्स की जो कमिटमेंट होती है वो पूरी की जाए, और जो जानवरों की कमिटमेंट होती है, जो मतलब उन्होंने जो टाइम दिया होता है, बस उसमें स्लैटरिंग हो जाए। अदरवाइज़ पेमेंट अच्छी मिलती है लोकल से। स्लैटर हाउस में पेमेंट्स का वो रेट का इतना इशू नहीं होता। सिर्फ ये 2-3 इश्यूज़ हैं, इन पे अगर कवर हो जाए तो। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मुझे ये बताइएगा, जो बछड़े आपने भेजे थे वो हफ्ते के बाद हुए थे या कि एक ही दिन में हुए थे या थोड़े थोड़े करके हुए थे? हाँ, ये भी एक इशू है। मतलब हमारी अगर 16 जानवरों की एक गाड़ी जा रही है तो उसमें 16 के 16 वो एक ही टाइम पे स्लैटरिंग नहीं करते। कुछ 4 ले जाएंगे पहले, फिर 2 ले जाएंगे, फिर 1 ले जाएंगे, इस तरह करके। तो ये मतलब थोड़ा होता है इशू। उसमें भी जानवर जो है जो रह जाएँ वो फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली वो थोड़ा वेट लूज़ कर जाते हैं। चलें, आइंदा आप जब भी भेजें तो आप अपना बंदा भी साथ ज़रूर भेजें, और आपका वहाँ पर खुद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब जानवर की स्लाटरिंग होती है तब आपने देखना होता है कि मेरे जानवर स्लाटर हो रहे हैं, इनकी सफाई किस हद तक की जा रही है, इनकी चर्बी किस हद तक उतारी जा रही है, और इनका वज़न किस तरह किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें आपने अपने निगरानी में खुद करवानी होती है। तो अगर आप घर बैठेंगे तो मैं समझता हूँ इस तरह मुश्किल है, इस तरह काम करना बहुत मुश्किल है जिस तरह आप कर रहे हैं। एक्चुअली हम पहले 2-3 दफ़ा मैं खुद उधर गया था, अपने सामने मैंने सारी स्लैटरिंग करवाई थी। फिर ज़ाहिर है हमें वो एक्सपेंस ज़्यादा बन जाता है कि मैंने खुद स्लैटर हाउस जाना है, फिर गाड़ी में भी जाना है, फिर लेबर ने भी जाना है, वो एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि एक दफ़ा ठीक है, देख लिया सारा स्लैटरिंग का, एक दफ़ा एतबार उन पर हो गया, तो फिर जस्ट फ़ोन पर आप अपना माल भेज रहे हो और स्लैटरिंग करवा रहे हो। लेकिन आपकी बात ठीक है, आप अगर खुद उधर होते तो वो ज़ाहिर है एक हफ़्ता आपके जानवर डिले ना होते। वैसे भी मालिक को जो फैक्ट्री मालकान होते हैं उसको पता होता है कि यार जो बछड़ों का मालिक है वो फैक्ट्री में बैठा हुआ है, तो मैंने उसके बछड़े ज़िबा करवाने हैं, स्लाटर करवाने हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है। जब उनको पता है कि फार्मर खुद घर बैठा है तो वो भी इजी होते हैं, जब उनका दिल करता है फिर जब उनके पास ऑर्डर होता है वो स्लाटरिंग कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फार्मर का खुद का फैक्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज भाई ने हमारे साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें इनके साथ हुई हैं, इनको स्लाटर हाउस में जो मसाइल पेश आए हैं वो भाई ने हमारे तक शेयर किए हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जब भी आप स्लाटर हाउस मालकान के साथ डील करें, उनके साथ ये कमिटमेंट करें कि हमारा माल जो है वो हमें आप बताएं कि कब ज़िबा होगा। जब ज़िबा होगा उस टाइम पर ही आप अपना माल लेकर जाएं, और उनसे ये इस बात की गारंटी लें कि हमारा माल 2-2, 3-3 दिन, हफ्ता खड़ा नहीं करना आपने। और इस बात की भी आप गारंटी लें कि हमारा माल सारा इकट्ठा ही ज़िबा होना चाहिए। ये नहीं है कि 10 बछड़े एक दिन हो गए, 10 बछड़े दूसरे दिन हो गए, 3 बछड़े एक टाइम पर हो गए, इस तरह मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि आज की जो वीडियो स्लाटर हाउस के मसाइल के हवाले से थी, बहुत ही अहम वीडियो थी और बहुत ही अच्छी मालूमात भाई ने इसके अंदर दी है। तो इस वीडियो के ज़रिए जो नए फार्मर हैं और पुराने फार्मर हैं, इंशाल्लाह उनको जो स्लाटर हाउस के मसाइल आते हैं वो मसाइल उन भाइयों के सामने पेश किए गए हैं, ताकि उनको आइंदा इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को यूनिवर्सल टॉपिक से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।